ये तुमने क्या किया है? इतनी सारी किताब क्यों उठा लाए? मैंने तो बस 2-4 बोली थी, 3 दिन के अंदर इनसे कैसे पढ़ूंगा? जिस पर बोलता है कि मास्टर 3 दिन की उधारी पर ही आपको मिल सकती है, क्योंकि आप एक यंग मास्टर हैं। आप उन डिमोनिक सीक्रेट आर्ट को हेवनली डीमन की मर्जी के बगैर नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ कुछ ही किताब लेकर के आया हूँ, क्योंकि 3 दिन में आप इतना तो सीख ही सकते हैं। 3 दिन की उधारी मिली है। जिस पर बोलता है कि 3 दिन? अरे मैं 3 दिन में इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ पाऊंगा? ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे एक डिमोनिक आर्ट को सीखने में इतना साल लग जाता है, मैं 3 दिन में कैसे सीखूंगा? मन सोच रहा होता है कि 3 दिन के अंदर अंदर मुझे सारी की सारी डिमोनिक सीक्रेट आर्ट को सीखना होगा और उनमें निपुणता हासिल करनी होगी, महारत हासिल करनी होगी। लेकिन कैसे? नहीं, ये नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं इन डिमोनिक आर्ट को हेवनली डीमन से मांगूँ तो सच में पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। हालांकि वो मुझे डिमोनिक सीक्रेट आर्ट को अभी देने के लिए मना ही बोल दी, लेकिन फिर भी मुझे इस समय इसे सीखना होगा, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। मुझे किसी की परवाह किए बगैर जितना ज़्यादा हो सके उतना जल्दी सीखना होगा। यहाँ पर डोलपियोंग बोलता है कि क्या हो गया मास्टर, क्या कुछ गड़बड़ है? वैसे मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इसमें कई सारी किताबें हैं, लेकिन सिर्फ हम 17 किताबों को ही पढ़ सकते हैं, और 17 किताबें पढ़ने के बाद हमें 3 दिन वापस करनी होगी। जिस पर बोलता है 3 दिन में क्यों? जिस पर बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे स्कूल में और जितनी भी डीमन सेक्ट की संस्थाएं हैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की ही इजाज़त है कि आप उधारी पर ले सकते हो या फिर वहीं बैठकर आप पढ़ सकते हो। और इसमें बहुत ही खतरनाक और ख़ास तरह की डिमोनिक आर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, और ये सिर्फ फर्स्ट यंग मास्टर, सेकंड यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर के लिए, यंग लॉर्ड के लिए ही उपलब्ध हैं, और कोई भी इन्हें नहीं पढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ 3 दिन के लिए ही आप पढ़ सकते हैं। जिस पर बोलता है कि ठीक है। डोलपियोंग मन में सोच रहा होता है कि ग्रेट डिमोनिक आर्ट, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के डिमोनिक आर्ट हैं। इन्हें सीखने में कई लोगों की जान तक चली जाती है। आप उन्हें सीखने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हैं, आप उन्हें सीख लेंगे, मुझे पता है। लेकिन दुनिया की नज़र में अगर मैं ऐसे देखूं तो कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से इसे नहीं सीख पाएगा। ये डिमोनिक आर्ट डीमन सेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और तो और इनसे आपकी जान जा सकती है, इसलिए ज़रा सावधान रहिएगा। हर कोई जानता है, इसलिए पता नहीं कब कोई इस पर घात लगाकर इसे हासिल करने की कोशिश करेगा। हमारा एनसी बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ पर डोलपियोंग माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि माफ़ कीजिएगा मास्टर, लेकिन मैं आपके एक नए रूप को देख रहा हूँ। आप पहले के मुकाबले काफ़ी बदल चुके हैं। आखिर ऐसी क्या बात है? क्या सचमुच में आपको याद नहीं है कि जो आपने सीक्रेट आर्ट सीखी हुई थी वो कुछ भी नहीं मालूम? जिस पर हमारा एमसी थोड़ा देर देखता है और उसके बाद बोलता है कि देखो डोलपियोंग, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं क्यूआई ब्लॉकेज से जागने के बाद अपनी मार्शल आर्ट की पूरी तकनीक खो चुका हूँ, अपनी याददाश्त, अपनी सारी चीज़ें खो चुका हूँ, और मेरे सिर में भी बहुत दर्द रहता है। तो तुम्हें पता ही होगा ना कि मैं ये सब कुछ कैसे जान सकता हूँ। अब जब मैं सब कुछ भूल चुका हूँ तो ना तो मेरा मन पहले जैसा है और ना ही मेरा दिल पहले जैसा है, और जो टेक्निक जो तुम कह रहे हो वो मुझे पहले तरीके से ही भूल चुकी है, और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इस जंगल में। तो मुझे सब कुछ वापस शुरू करना होगा, फिर से कोशिश करनी होगी। हालांकि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन फिर भी मैं जितनी भी डिमोनिक आर्ट मैंने सीखी हुई थी सीक्रेट, उन सबको मैं भूल चुका हूँ। और प्लीज़ अब मेरी दोबारा से मदद करो ये पूछने की वजह पर। मैं तुम पर ही डिपेंड कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जिस पर मैं उम्मीद कर सकता हूँ, जिसे सब कुछ पता है। तो क्या तुम मुझे मदद करोगे? मुझे वार्म अप की ज़रूरत है। तो कल सुबह होते ही क्या तुम कुछ हथियारों का इंतजाम कर दोगे? यहाँ पर डॉल्फियों को दिखाया जाता है जो कि इतना फूट फूट कर रो रहा होता है जैसे कि किसी की मैयत मना रहा हो, और मन में सोच रहा होता है कि मास्टर आप कितने ज़्यादा उदास हैं, मुझे पता है मास्टर। हमारे एमसी मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस आदमी के साथ क्या गड़बड़ है। यहाँ पर डॉल्फियों बोलता है कि मास्टर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूँगा। हमारा एमसी बेचारा सदमे में मन में सोच रहा होता है कि ये क्या है, समझ में नहीं आता इस आदमी का कुछ भी, इतना ताकतवर है लेकिन फिर भी इतना अजीब। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर डॉल्फियों ने काफ़ी सारे बांस के एक जाल टाइप के बनाए होते हैं जानवरों के लिए। एंड यहाँ मन सोच रहा होता है कि लगभग 10 दिन से अधिक हो चुका है और यहाँ पर जितने भी जंगली जानवर हैं वो एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई कदम उठाने वाले हैं। मैंने यहाँ पर बैरिकेड बना दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर से पार कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा। मास्टर इस वक्त अंदर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मैं इस जगह की सुरक्षा की बात करूं तो ये एकांत में है और सुरक्षित हैं। चलो ठीक है। वो खिड़की की तरफ देखता है जहाँ पे हमारा एमसी पढ़ रहा होता है। सो मन सोच रहा होता है देखते हुए कि मास्टर अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अगर मैं एक पल के लिए भी उन्हें छोड़कर चला जाऊँ तो कहीं ऐसा ना हो कि जंगली जानवर उन पर हमला कर दें। लेकिन बैरिकेड बनाने पर बैरिकेड को तोड़ करके तो अंदर नहीं आ सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि उनका ध्यान भंग ना हो और वो अपना पढ़ाई करते रहें, और मुझे जल्दी जल्द उनके लिए हथियार लेकर के आना होगा और वापस आना होगा, इससे पहले कि मेरे ना होने पर कहीं जानवर मास्टर पर हमला ना कर दें और उन पर कोई दिक्कत ना आ जाए। मुझे अपनी सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने गार्ड नहीं डाउन करूँगा और मुझे जल्दी करना होगा। यहाँ पे हमें एक लोमड़ी को दिखाया जाता है
जो कि डोलपियोंग को और यहाँ हमारे एमसी को देख रहे थे, जहाँ पे हमारा एमसी सो चुका होता है और सपने देख रहा होता है। एंड यहाँ पे हमारा एमसी के बारे में बताया जाता है कि उसने 9 ग्रेट सेक्ट और 10 हेवनली मास्टर की भी एक टेक्निक सीखी हुई है। चुन हाजिन डार्क शेडो क्यूआई भले ही एक ऐसी क्यूआई है जो कि आज के समय में उतनी पॉपुलर ना हो, लेकिन उसके बाद भी ये मुरीम में सबसे महान तकनीकों में से एक थी। उस ज़माने में ये टॉप 10 सेक्ट में से एक मानी जाती थी। ये इतनी मजबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस तकनीक की मदद से अगर आप इसे प्योरीफाई कर लेते हैं तो ये सबसे अच्छी तकनीक मानी जाती है सेल्फ डिफेंस की। इसके अलावा अगर आप डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये और ज़्यादा ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन डिमोनिक आर्ट इससे बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि ये राइटियस सेक्ट की है और डिमोनिक आर्ट इससे बिल्कुल अलग होती है। राइटियस सेक्ट की जितनी आर्ट है वो बहुत पवित्र होती है और आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट में काम करती हैं, वहीं डिमोनिक आर्ट सिर्फ विनाश के रूप में काम करती हैं। और अगर उसकी आउटपुट पर ध्यान दिया जाए तो वो बहुत ही बुरा है। वो आक्रामक और हमलेदार होती हैं। सच्ची शक्ति और लचीलापन इन्हीं से आता है। हालांकि अगर मैं किलिंग किंग की बात करूं तो ये बहुत मिलता जुलता है पिछली ज़िंदगी से। यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि टॉप 10 डिमोनिक मार्शल आर्ट के बारे में अगर मैं सोच रहा हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा कारगर हैं, और अगर मैं इन सबको सीख लेता हूँ तो क्या ये काम करेगी? निश्चित रूप से ये एक बहुत ही ताकतवर मार्शल आर्ट टेक्निक बन जाएगी। मैं अभी जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में मैं टॉप 10 डिमोनिक आर्ट में महारत हासिल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा शरीर और मेरी आत्मा बहुत कमज़ोर है। लेकिन अगर मैं 10 ग्रेट डिमोनिक आर्ट का उपयोग करके डार्क क्यूआई शैडो को बढ़ाने के लिए कोशिश करूं तो क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं ट्रू डिमोनिक आर्ट को सीख सकता हूं? मुझे लगता है कि शायद ये काम कर सकता है अगर मैं दोनों को मिला लूं तो, क्योंकि जो ट्रू डिमोनिक आर्ट है वो साथ साथ डिमोनिक शक्तियों को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा उसके बिल्कुल विपरीत है। ट्रू डिमोनिक आर्ट डिमोनिक सेक्ट की एक मेन आर्ट और उसकी नींव कहलाई जाती है। वो किताब बंद करता है और बोलता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले मुझे अपनी पावर पर ध्यान देना होगा और जितनी भी मेरे सेंसेस हैं उन्हें अवेकन करना होगा, तब कहीं जाकर के मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। वो बाहर बैठ जाता है कल्टीवेशन करने के लिए, और कल्टीवेशन करते हुए मैंने सोच रहा होता है कि अब जब मैं सारे के सारे विचारों को कंट्रोल कर सकता हूँ तो मैं अनलिमिटेड टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये जो सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है। मैं आसपास की जितनी चीज़ें उन्हें महसूस कर पा रहा हूँ। लगता है कोई आ रहा है। क्या डॉल्फिन वापस आ गया? क्या मुझे वो अभी देख रहा है? मुझे और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे देख ले इस टेक्निक को करते हुए। डॉल्पियोंग वैसे तो बहुत सीधा साधा दिखाई देता है, लेकिन वो अनएक्सपीरियंस्ड है पूरी तरीके से। इसके अलावा कहा नहीं जा सकता है कि वो कितना ताकतवर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सतर्क भी रहता है। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तभी वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ दिखाई देती है, जो कि एक मुर्गा होता है। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि वो कौन है, क्या वो वापस आ गया है? तभी वो देखता है कि वहाँ पास कोई और है। सो एकदम सरप्राइज रहता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे एमसी पर किसी ने हमला कर दिया होता है। सो तुरंत उसे डॉज भी कर लेता है। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये है क्या, कुछ गड़बड़ है वहाँ पर, क्या डॉल्फिन वापस आ गया है? लेकिन वो इतना खतरनाक क्या है? तभी वो देखता है सामने कि आखिर ये चीज़ क्या है। दीवार से टकराने पर दीवार टूट गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ अलग ही है। वो कोई और नहीं होता बल्कि एक जंगली मुर्गा होता है, जिसे देखने के बाद हमारा एमसी एकदम सरप्राइज होता है। मन सोच रहा होता है कि ये क्या है, ये एक जंगली मुर्गा है, और तो और इसके 4 पे 6 पैर हैं, और इसके इंसान जितने बड़े पंख और 3-3 सर हैं। आखिर ये किस तरह का मुर्गा है? ये क्या चीज़ है? इतना बड़ा मुर्गा मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस जंगल में इतना बड़ा मुर्गा भी होता होगा। कि किस तरह का मुर्गा है यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि खैर मुझे जितना जल्दी हो सके कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ही मेरी जान ले लेगा। यहाँ पर वो मुर्गा हमारे एमसी पर हमला कर देता है। एंड यहाँ हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मुर्गा इतना तेज क्यों है। वो नो हमारे एमसी पर हमला करता है, लेकिन हमारे एमसी उसे डॉज कर लेता है, तो उसका शर्ट फट जाता है। यहाँ पर वो मुर्गा हमारे एमसी के ऊपर तुरंत वापस से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। एंड यहाँ पे हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और इसके पास यहाँ पर साउंड की आर्ट भी है। कितना ज़्यादा ताकत है, मैं इसके प्रेशर को झेल भी नहीं पा रहा हूँ। ये कमीना आखिर है क्या? यहाँ पर हमें दिखाया था डॉल्पियों को, जो कि हथियार लेकर जा रहा होता था कि हमारे हमसे प्रैक्टिस कर सके। और सोच रहा होता है कि मेरे ख्याल से इतने हथियार इनफ होने चाहिए मास्टर के लिए। अब जितना जल्दी हो सके मुझे करना होगा। वैसे थर्ड यंग मास्टर स्वॉर्ड चाहते हैं, और एक तलवारबाज के रूप में वो बहुत ज़्यादा कुशल माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन हैं। इसीलिए मुझे अपने आप को अच्छी तरीके से ढालना होगा उनके हिसाब से। लेकिन कौन जानता है कि शायद हथियार लेने के बाद से उनकी याददाश्त वापस आ जाए। हालांकि ये देखते हुए कि वो कितना ज़्यादा बुरे हुआ करते हैं, मुझे यकीन है कि वो अपनी याददाश्त वापस ना ही पाएँ तो शायद मेरे लिए बेहतर होगा, है ना? क्योंकि पिछली ज़िंदगी में मैं चाहे कुछ भी करूँ, वो हमेशा मुझे डांटते रहते थे और मुझे मारने की धमकी दिया करते थे। मुझे यकीन है कि सारी चीज़ें वैसे तो नहीं होने वाली हैं। इसके बारे में मत सोचो। अब मुझे थर्ड यंग मास्टर की सिर्फ रक्षा करनी है। वैसे भी मैं भावनाओं में शामिल नहीं हो सकता हूँ, मुझे जल्दी करना होगा। तभी उसे कुछ महसूस होता है जो कि किलिंग इंटेंट होता है। मन सोच रहा होता है
कि ये ब्लड सेंस कहाँ से आ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग ब्लड सेंस। ओह नो, ये तो वहाँ पर आ रहा है। यंग मास्टर, शीन शिप्रोता में दिखाया जाता है उस मुर्गे को जो कि हमारे एमसी पर हमला करता है। तो हमारा एमसी बोल रहा होता है कि आज तो तुम मरने वाले हो। हमारे एमसी उसे मारता है, लेकिन वो मुर्गा हमारे एमसी का हाथ जोर से पकड़ लेता है। एंड यहाँ हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है कि अब वो क्या करे। वहीं पर वो बोलता है कि यू बास्टर्ड, एक मुक्का जोर से मारता है उसे। यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उस मुर्गे को यहाँ पे हमारा एमसी सरप्राइज रहता है। यहाँ वो मुर्गा और गुस्सा हो जाता है एंड यहाँ पर उस पर असर डालता है, जिससे हमारे एमसी को पीछे होना पड़ जाता है और वो प्रेशर सह भी नहीं पा रहा होता। उसका बोल रहा होता है क्योंकि ये है क्या चीज़, इसकी साउंड आर्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर हमारा एमसी सह जा रहा था। मैं सोच रहा होता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा, जितना जल्दी हो सके मुझे उसे हराना होगा। लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, काश मेरे पास कोई हथियार होता। क्या मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, मैं बांस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बांस इसके शरीर में घुसेड़ देता हूँ। यहाँ पे वो मुर्गा हमारे एमसी पर हमला कर देता है, मगर हमारा एमसी वहाँ से डॉज करता है, एक बांस निकालता है। वहाँ पे वो मुर्गा हमारे एमसी पर जैसे हमला करता है, हमारा एमसी उड़ता है और बोलता है कि यू बास्टर्ड चिकन, आज तो तुम्हारी मौत है, और सीधा उसके ऊपर घुसेड़ देता है। मगर वो उसके शरीर और ढाल इतनी मजबूत होती है कि वो बांस ही टूट जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा एमसी भी सरप्राइज रहता है, क्योंकि जो बांस का जंगल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बांस को उगाता है। उसके बाद भी वो मरा नहीं। सो मन सोच रहा होता है कि ये क्या है, ये मरा नहीं। यहाँ उस मुर्गे को और गुस्सा आ जाता है एंड हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ओह नो, वो अभी तक जीवित तो मुझे मार देगा। यहाँ पे वो इतना दूर फेंकता है, हमारा एमसी बहुत ज़्यादा दूर जा करके गिरता है और उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। यहाँ वो मुर्गा चिल्ला रहा होता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है कि बेवकूफ़ मुर्गा, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं नहीं चाहता था कि मैं इस आर्ट का इस्तेमाल करूँ, लेकिन लगता है कि मुझे इस आर्ट का इस्तेमाल करना ही होगा। तुम्हारे पंख को अब मेरे लिए हटाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे वो मुर्गा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इस्तेमाल कर रहा था अपनी ताकत का। यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, वो भी इस जानवर पर, लेकिन लगता है कि मुझे इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है। मुझे वो करना ही होगा, मुझे आज अपनी ताकत का इंतजाम करना होगा। यहाँ पे वो मुर्गा हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारा एमसी अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लग जाता है एंड यहाँ पे वो मुर्गा गुस्से में जैसे हमारे एमसी की तरफ आता है, सो हमारा एमसी हेवनली नेट सेंसेस पावर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी आंखों से कुछ पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और बोलता है कि दूसरा रूप, सेकंड फॉर्म, सुपर हाई विज़न। और मैंने सोच रहा होता है कि ये सुपर हाई विज़न टेक्निक, ये सेंसिस पावर की सबसे ज़्यादा दूसरी टेक्निक है। इसका इस्तेमाल करके मैं आसपास कई सारा एल्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ, जिससे उसे थोड़ा सा भ्रम होने लगेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, और शायद उसकी आंखों में दिखाई देना भी धीमा हो जाएगा, जिससे मैं उस पर हमला कर सकूँगा। यहाँ पर वो देखता है कि उसके अंदर दिल है, मुझे उसकी कमज़ोरी मिल चुकी है, मुझे उस पर हमला करना होगा। और आखिरकार हमारा एमसी उसकी तरफ बढ़ जाता है एंड यहाँ एक बांस उठाता है और उसके आर पार कर देता है पूरी तरीके से बांस को। एंड यहाँ पे वो मुर्गा वहीं पे मर जाता है। वहीं पे डोलपियोंग आता है और बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? आप कहाँ हैं यंग मास्टर? तभी हमारा एमसी एक पत्थर पर बैठे हुए खून से लथपथ बोलता है, तो तुम वापस आ गए? यहाँ पर डोलपियोंग बोलता है कि क्या आप मास्टर ठीक है पूरी तरीके से? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डोलपियोंग बोलता है कि मास्टर ये क्या है? ये तो इस जंगल में रहने वाला ताकतवर जानवर नील कमल है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जिस पर हमारा एनसी बोलता था तुम इसका नाम जानते हो, ये है क्या चीज़? जिस पर बोलता है कि ये बहुत ही गहरे जंगल में रहने वाला जानवर है, और तो और ये इसका इलाज, सबसे पहले हमें आपका इलाज करना होगा मास्टर, चलिए जैसे। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि नहीं, ये मेरा खून नहीं है। जिस पर वो सरप्राइज रहता है और मैंने सोच रहा होता है कि क्या इतने खतरनाक जानवर से लड़ने के बाद भी यंग मास्टर को कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इस समय वो बहुत कमज़ोर है। नील कमल जी इतना ताकतवर है कि जिसकी तेंदुए जितनी तेज स्पीड है, उसके बाद भी इसे लड़ने पर एक खरोंच भी नहीं आई। जिस पर डोलपियोंग बोलता है कि मास्टर आपने इसे खुद हराया। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि हाँ, यहाँ पर मेरे अलावा और कौन था जो इसे हरा सकता था? वैसे कि हमारे पास बड़ा वाला बर्तन है, हम इसे पकड़ खा सकते हैं। जिस पर वो बोलता है कि आपको बड़ा बर्तन क्यों चाहिए? जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि कुछ नहीं, थोड़ा सा नमक डाल करके आज के खाने के लिए हम इसे पकाएंगे, बढ़िया लगेगा, तुम भी खाओगे क्या? और हाँ, एक बात और, मुझे इसका कन्फर्मेशन चाहिए। जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि किस बात का? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि इस बात का, क्या कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, इस चिकन के बारे में, इस जंगल के बारे में। ये जंगल, ये सब कुछ हो क्या रहा है, और ये चिकन इतना खतरनाक कहाँ से आया है इस जंगल में, और आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? डीमन लॉर्ड से मैंने बोला हुआ था कि मुझे किसी ऐसी जगह पर जाना है जो कि बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उन्होंने मुझे इस जंगल पर भेज दिया। लेकिन क्यों? क्या ये जंगल बहुत खतरनाक है? आखिर ये जंगल है कैसी चीज़ जिस पर इतनी खतरनाक जानवर है? जिस पर बताता है कि मास्टर, ये एक बहुत ही ख़ास तरह का जंगल है। यहाँ पर जितने भी डिमोनिक आर्ट हैं और जितनी भी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी है वो है, ये डिमोनिक से के होने से पहले यहाँ पर हुआ करता था, और ये प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। और यहाँ पर क्यूआई की
बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा है बाकी सभी जगहों से। कहा जाता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन करने वाले व्यक्ति का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस जंगल की कुछ खास बात भी है, ये बहुत ज़्यादा घने क्षेत्र में है और इतना ज़्यादा फैला हुआ है सघन रूप में कि यहाँ पर कोई भी जल्दी नहीं आता है। लेकिन सिर्फ इसके अंदर ही क्यूआई टेक्निक बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करती है और यहाँ पर स्पिरिचुअल क्यूआई को आप काफ़ी आसानी से केंद्रित भी कर सकते हैं और एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। हालांकि क्यूआई लकड़ियों में बसी हुई है जिसे निकालना इतना आसान नहीं है और शायद यहाँ पर इतनी आसानी से कोई कर भी नहीं सकता कल्टीवेट, क्योंकि यहाँ आसपास जानवर बहुत सारे हैं और ख़ास तौर पर यहाँ के जो पेड़ हैं बांस के, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और मोटे होते हैं, जिस पर हमारा एनसी बोलता है ऐसा लगता है कि उनका जीवन काल काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। जिस पर डॉल्फियन बोलता है कि हाँ, अगर देखा जाए तो इनका जीवन बहुत छोटा है लेकिन ये इतना भी कमज़ोर नहीं है। यहाँ के बांस की टहनियाँ बाकी सारी टहनियों की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और ख़ास तरह से इस जंगल का रखरखाव काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि और क्या खास है, जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि बहुत मजबूत और ताकतवर होने के अलावा इन पेड़ों में एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा ताकत में काम करती है। इसके अलावा इसे कई सारे एलेक्सर्स और जड़ी बूटी के रूप में काम किया जा सकता है। अगर साफ साफ कहूँ तो यहाँ पर एलेक्सर भी बनाया जा सकता है और जहर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल क्यूआई है